आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जिस तरीके से मार्केट टूटा है आज, ऐसे मूड माहौल में कोई ऐसा स्टॉक जो अपॉर्चुनिटी के लायक हो, वहां पे खरीदारी की जा सके? सर जी, गुड आफ्टरनून। अनुज जी, वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून। बाकी भैया पैनल में मित्रगण है, सबको नमस्कार। बाजार जिस तरीका से कल भी टूटा था, आज भी टूटा है। कई स्टॉक्स अट्रैक्टिव हो गए हैं, फंडामेंटली साउंड होने के बाद भी अच्छी खासी गिरावट दिखाई है। एक स्टॉक उतना टूटा नहीं है, बट फिर भी अपने ऊपर के लेवल से थोड़ा नीचे है और हमें अच्छा लगता है, वो है लॉरस लैब का। अगर आप देखें तो उनके जो सीडीएमओ का बिजनेस है वो लगातार रैंप अप हो रहा है, और इस कारण से ही अगर आप देखो चौथी तिमाही में सीडीएमओ का बिजनेस करीब करीब 95% ईयर ऑन ईयर की बढ़त के साथ अ, बंद हुआ था। और अब आज की डेट में सीडीएमओ बिजनेस जो इनका है वो 28% सेल्स का है, जो कि FY 19 में 13% था। और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि FY 27 तक वो 33% हो जाएगा। ये सीडीएमओ की जो पाइपलाइन है उनकी 90 प्लस ह्यूमन हेल्थ प्रोजेक्ट्स की है, जहां 15 ऑलरेडी कमर्शलाइज्ड हैं और कुछ टारगेट्स एपीआई वगैरह को भी लेकर के हो रहा है। करीब 3200 करोड़ का इनमें एक्सपेंशन हुआ, जिस कारण से 3-4 साल से स्टॉक बहुत लैंग्विश कर रहा था, और अब चूंकि वो एक्सपेंशन कंप्लीट हो गया है तो हमें लगता है वो नंबर्स में रिफ्लेक्ट करेगा आने वाले दिनों में। यहाँ से बहुत अच्छी बढ़त की उम्मीद की जा सकती है। सीडीएमओ ऐसे इंडस्ट्री वर्ल्ड ओवर बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रहा है, और खास इंडियन सीडीएमओ इंडस्ट्रीज की बात की जाए कि जो $2 बिलियन की साइज की है, वो हमारे अनुमान के हिसाब से 14% के सीएजीआर के हिसाब से आगे 3-4 साल तक ग्रो करेगा। तो इस वजह से हमें ये स्टॉक बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। खरीदारी की सलाह है लॉरस लैब्स में, काफ़ी पर फ्लैश होता हुआ दिखाई देगा। राजेश अग्रवाल जी, रिलायंस पर क्या व्यू है आपका? रिलायंस पे अनुज जी, हम लोग लगातार बुलिश रहे हैं और हमेशा से हमारी बाय कॉल रही है, माने कई क्वार्टर्स से रहकर। और अभी भी हम समझते हैं कि नतीजों की वजह से कोई वोलाटिलिटी आती है, कोई नीचे के भाव मिलते हैं, लॉन्ग टर्म के निवेशक को खरीदना ही चाहिए। जियो और रिटेल दो एक बहुत मजबूत स्तंभ है। हालांकि जियो के लिए ऐसे खबरें आई कि आईपीओ में थोड़ा डिले हो सकता है, बट ठीक है, वैल्यूएशन अपनी जगह है, आईपीओ अपनी जगह है। अगर आप वैल्यूएशन की बात करो तो ₹200 के ऊपर का आरपीओ, जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से बहुत अच्छा कहा जा सकता है। आने वाले दिनों में टैरिफ हाइक्स की बातें, जियो फाइबर का लॉन्च आउट, इन सब चीजों से मुझे लगता है आरपीओ में और भी बढ़त आएगी, मार्जिन बेहतर होते नजर आएंगे। रिटेल 19,000 के आसपास के रिटेल स्टोर्स इनके, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है, जहाँ दूसरे जो रिटेल चेन्स हैं उनके स्टोर्स ही 700, 800, 1000 के आसपास है, और ये हर क्वार्टर में उतने स्टोर जोड़ लेता है। तो आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते कि उनकी साइज की और इनकी साइज की। कई ब्रांड्स इन्होंने एक्वायर कर रखे हैं। ऑयल टू केमिकल बिजनेस ठीक लग रहा है, जीआरएम की वजह से। वहां से भी जो सिंगापुर जीआरएम की वजह से वहां उछाल आता हुआ नजर आ रहा है। बैलेंस शीट इतने बड़े कैपेक्स के बाद भी स्ट्रांग बनी हुई है। जस्ट एक कॉर्पोरेट एक्शन कोई आ जाए तो एक तड़का लग जाएगा, अदरवाइज हमें लगता है ₹1800 के टारगेट साल भर में आ सकते हैं। यहाँ पे एक्यूमुलेशन की ही राय रहेगी। 1800 के टारगेट साल भर में आ सकते हैं, एक्यूमुलेशन की राय रहेगी। राजेश जी, एक और फॉलो अप आपसे, ये एक्सिस के नंबर्स क्या इतने खराब थे कि ऑलरेडी गिरा पिटा स्टॉक आज फिर इतना 6% नीचे? देखिए, एनाम्स में विशेष गिरावट आई 17 बेसिस पॉइंट की, जो थोड़ी सी दिक्कत थी। उससे भी ज्यादा दिक्कत इस वजह करके आई कि एसेट क्वालिटी, जहां हमने लगातार कई क्वार्टर से बैंकों में देखे हैं सुधार होता हुआ है, इसमें वहां थोड़ा सा डिटोरिएशन है। बहुत ज्यादा कुछ तो है नहीं, बट स्लाइट डिटोरिएशन है, और वो है। तो इस वजह से मार्केट में थोड़ा सा एक पैनिक का माहौल टाइप हुआ, और इसी वजह से आज बैंक निफ्टी में प्रेशर दिख रहा है, क्योंकि वीकेंड पे दो दिग्गज बैंक आईसीआईसी और एचडीएफसी के नतीजे हैं, और उस वजह से हम बैंक निफ्टी में दबाव देख रहे हैं। लेकिन मेरा पर्सनल राय ये है कि एक्सिस बैंक में जो भी ये हुआ है वो ऑलरेडी अब प्राइस में डिस्काउंट हो गया है 5-6% की गिरावट के बाद। किसी भी कारण से अगर ये 1050 तक आ जाता है तो वहां पर एक्यूमुलेशन की राय रहेगी। हालांकि हमारी पहली पसंद इस प्राइवेट सेक्टर स्पेस में एचडीएफसी बैंक है, और चौथी तिमाही, ये जो पहली तिमाही के जो अपडेट्स आए थे वो बहुत शानदार थे, और इस वक्त 2000 के आसपास आने के बाद भी हमें लगता है अभी भी अपसाइड अच्छी खासी बचती है। बोनस की मीटिंग है पहली बार एचडीएफसी बैंक की तरफ से, वो एक एडेड ट्रिगर है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। राजेश जी, आपसे पूछूं, आपने एचडीएफसी बैंक को तो कहा कि खरीदारी की राय रहेगी। वो एसबीआई का क्यूआईपी इशू आया और बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पांस था।
अगर मैं आपसे कहूँ कि बैंक निफ्टी में या फिर बैंक्स में आपको एक बास्केट बाय करनी है तो आपके मतलब आप स्ट्रेंथ को ही बाय करेंगे। वीक स्ट्रक्चर्स में से एक बंधन बैंक था मेरे ख्याल से, वो भी एक पुल बैक मोड में है। मतलब एक आपकी बास्केट क्या कहती है, मतलब जो क्लाइंट्स को भी आप लोगों ने एडवाइस दे रखी हो कि बैंक्स में लार्ज कैप, मिड कैप, पीएसयूज, प्राइवेट, ये 3-4 स्टॉक्स लेकर रखने चाहिए इस क्वार्टरली अर्निंग सीजन के दौरान या फिर उसके बाद भी? देखिए वीरू जी, ऐसा है कि बैंकिंग ऐसे स्पेस लोगों के पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, क्योंकि निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो इस स्पेस का एक बहुत बड़ा योगदान है। करीब अगर मैं सही हूँ तो 30-32% निफ्टी का योगदान बैंकिंग साइड से आता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा वो है। तो इस वजह से, और अगर हम ये बिलीव करके चलते हैं कि इकोनॉमी ग्रो करेगी, जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं, तो उसमें बैंकिंग को हम पीछे छोड़ ही नहीं सकते। तो बैंकिंग पोर्टफोलियो में रहना ज़रूरी है। अब इसे मैं 2 तरीके से बाँट दूँ, पीएसयू बैंकिंग साइड और पब्लिक सेक्टर, पीएसयू बैंकिंग साइड और प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग साइड। तो पीएसयू बैंकिंग साइड में हमारी पहली पसंद जो लीडर है इस एसबीआई का ही रहेगा। अ, अभी हमने देखा 25,000 करोड़ का आईपीओ क्यूआईपी था, और वो 1 ट्रिलियन तक की उसमें सब्सक्रिप्शन आई। तो ये अपने आप में दिखा रहा है कि बैंक के जो स्ट्रॉन्ग डिमांड है उनके स्टॉक्स की, और वो अपने आप में सब्सक्राइब हो गया। अब ये है कि चूँकि बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन ने लिया है, तो ऐसा भी नहीं है कि लिक्विडिटी बाज़ार में बढ़ जाएगी। लिक्विडिटी की कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दिनों पहले फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा का ऐसे बयान आए थे कि जो सब्सिडियरीज़ हैं, उनको पीएसयू बैंकों को अपना अनलॉक करना चाहिए, वैल्यू लिस्टिंग करानी चाहिए। तो एसबीआई में अगर आप देखें तो उनके कई सब्सिडियरीज़, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म जो योनो है, वो एक अच्छा वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है, तो वो पहली पसंद रहेगी। मिड कैप की बात करूँ तो बैंक ऑफ बड़ौदा अपने नंबर्स की वजह से, और स्मॉल कैप की बात की जाए तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिसे अगर आप देखेंगे तो पिछले कई तिमाहियों से उसने शानदार प्रदर्शन दिया है। हर पैरामीटर्स पे वो दूसरे पीएसयू बैंक अपने साइज़ के में बेहतर पड़ता है। तो मुझे लगता है ये 3 बैंक आपको पीएसयू साइड में आते हैं। प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए तो पहली पसंद, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा, कि एचडीएफसी बैंक का ही रहेगा। सेकंड में कोटक महिंद्रा बैंक आएगा, क्योंकि उसमें भी कई सब्सिडियरीज़ हैं और वहाँ परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है, और पिछले कई दिनों से, अगर आप कई महीनों से देखें तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है कई कारणों से, चाहे वो मैनेजमेंट को लेकर के हो या आरबीआई रिस्ट्रिक्शन वगैरह को लेकर के हो। अब सब के पीछे छूट चुका है, तो मुझे लगता है यहाँ अपसाइड हो सकता है। और तीसरे, अगर इसमें स्मॉल कैप की बात की जाए तो थोड़ा रिस्क कोई ले सकता हो तो आरबीएल पे ध्यान देना चाहिए। ओके, अगर बैंकिंग स्टॉक्स आपको पोर्टफोलियो में शामिल करते हो तो ये 6 स्टॉक्स, 3 पीएसयू बैंक स्पेस से और 3 प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इसमें आपने आशीष को घाटा सिर दर्द बना हुआ है, लेकिन काफ़ी बजिंग स्टॉक है। पहले सवाल तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो न्यूज़ ड्रिवन स्टॉक्स, हाइप्स स्टॉक्स जो होते हैं सोशल मीडिया पर, उस पर बेट लगाना चाहिए या फिर दूरी बना लेनी चाहिए? और दूसरा सवाल, क्योंकि आप बहुत फिल्म देखते हैं, रामायण का ट्रेलर आपने भी देखा है क्या? प्रिया, रामायण का ट्रेलर बिल्कुल देखा है। हम्म, पहला सवाल का तो आपका ये जवाब रहा। दूसरे सवाल का है आपका कि सोशल मीडिया में जो ट्रेंडिंग हो रहा हो, उस पे अपने को निवेश करना है, चाहिए या नहीं? तो ये मैं आपको और हमारे दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, जो मेरी थिंकिंग है कि मान लीजिए कोई मुझे तकलीफ होती है, बीमारी होती है, तो मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, ना कि सोशल मीडिया पे उसका इलाज ढूँढने बैठता हूँ। सेम वे, व्हेन आपको जब हेल्थ में आप सोशल मीडिया पर नहीं जाते हो, तो वेल्थ में भी सोशल मीडिया पे आपको नहीं जाना चाहिए। आप अपने से खुद से अगर आप फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स चेक करते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो एक प्रोफेशनल एडवाइज़र है, उससे एडवाइस लें और उसके बाद ही निवेश करें तो बेहतर होगा, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत से फ्लॉज़ हैं जो हमने लगातार देखे हैं कई जगह। पंप एंड डंप के केस किसके लीजिए, या किसी के गले में शेयर आ गया, या घटिया क्वालिटी के शेयर गले में आ गए, तो ये सब चीज़ों से दूर रहें तो बेहतर होगा। प्राइम फ़ोकस, जैसा कि अभी आशीष जी समझा रहे थे और कह रहे थे, उससे मैंने भी देखा था 2-3 दिन पहले, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ गया था। तो वाक़ई में नंबर्स बेहद खराब है, इरैटिक परफ़ॉर्मेंस रही है, लास्ट 2-3 साल से लॉसेस में चल रहे हैं, डेट बहुत हाई है, और सबसे बड़ी बात है कि जो रिटर्न रेशियोज़ हैं बेहद खराब। तो मेरे हिसाब से अगर किसी के पहले से ये स्टॉक है गले में, तो निकलने का सोचना चाहिए, नहीं लेने की तो कोई सीन ही नहीं है। ट्रेडिंग की अपॉर्च्युनिटीज़ तो अलग बात है, बड़े इन्वेस्टमेंट से के लिए दूर रहें।
ओके चलिए, ये इस समय प्राइम फोकस पर फोकस। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताते हैं। आज वर्ल्ड इमोजी डे है। जी हाँ, इमोजी मतलब जो हम यूज़ करते हैं, कोई स्माइली, कभी कुछ, कभी थम्स अप, ऐसे कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं। तो एक बार वीरू, मैं आपसे और श्रेया से एक चीज़ जानना चाहूँगा। हमने कुछ इमोजीज बनवाई हैं और ये हमारे गेस्ट के नाम से रिलेटेड है। तो प्रकाश सर। कौन? हाँ, पहला प्रकाश सर का, ये प्रकाश सर का। ये बताइए, चलिए श्रेया आप बताइए। ये वाला हाँ, ये किसके लिए? ओप्सीज, मानस सर तो नहीं है? किस लिए लेकिन? मानस जी के जैकेट से मैच कर रहा है मुझे शायद। नहीं नहीं नहीं, ये MJ ना, हाँ। वो माइकल जैक्सन हाँ, का अच्छा। स्टाइल डांस है, तो इसके लिए। तो मानस जी, ये आपके लिए बनवाया है, देखिए इमोजी हमने, थैंक यू सो है ना। मच, थैंक यू। अच्छा, एक नेक्स्ट लेकर आइए। ये थोड़ा सा ट्रिकी है नेक्स्ट वाला। ये मुझे पता है, ये आई नो। अच्छा, ये हमारे पैनल में से कोई गेस करना चाहेगा इसको? हाँ मानस जी बताइए। राजेश जी का, राजेश जी का। हाँ बिल्कुल, मूवी एंड पॉपकॉर्न ऐप। इट वाज ऑब्वियस, इट वाज ऑब्वियस। मूवी पॉपकॉर्न। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट, चलिए फटाफट नेक्स्ट लेकर आइए। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कौन गेस करेगा? ओह, दिस इज ट्रिकी। विकास। नहीं। हाँ जी मानस जी बताइए। रचना जी है शायद। नहीं नहीं, रचना जी नहीं है ये। किंग, क्वीन। किंग राजेश, ये दूसरे राजेश जी हैं, राजेश सतपुत, उनके लिए, क्योंकि राजेश का मतलब भी होता है किंग, तो ये उनके लिए बनवाया हमने, और डिफरेंस रखने के लिए, है ना। अच्छा, अगला और भी इंटरेस्टिंग है। ये कौन गेस करेगा? चलिए ये बताइए। एक सेकंड बताता हूँ मैं। हाँ हाँ, विकास जी, आप विकास जी हाथ खड़ा। वीरेन वीरेन ये गावज वीरेन वीरेन नहीं विकास जी आपके लिए ही है। ये देखिए, ये देखिए, देश का विकास हो रहा है, सड़क बनी, फैक्ट्री बनी, गाड़ियां आई, तो इसके लिए ये आपके लिए। अच्छा, नहीं, मैं चला गया था सचिदानंद उत्तेकर जी के पास। आखिरी में कार थी ना, तो मुझे लग रहा था वही है। अच्छा, ये बताइए। ये वैसे थोड़ा आसान ये है। कविता जी, रचना ये कविता जी है। रचना। ये नहीं, रचना जी ये आर्टिस्ट हैं, देखिए। रचना जी रचती हैं। हाँ, ये रचना है। रचना। ये समझी, मैं भी समझ गई। और नेक्स्ट कविता जी। कविता। ये है कविता जी। हाँ, कविता कविता जी, ये एक, तो जैसे मुलाकात। हाँ बिल्कुल। तो हो गए मेरे ख्याल से सब, सारे इमोजीज हो गए। तो और गाबा सर, वैसे एक और चीज़ इसमें ऐड कर दूं मैं। हमारी तरफ से आपको जन्मदिन की एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल आपका जन्मदिन है, और ऑल द बेस्ट एंड विश यू वेरी सी यू टुमारो हैप्पी मेरी बर्थडे तरफ इन से भी सर एडवांस बहुत गाबा बहुत सर। शुभकामनाएं आपको जन्मदिन की सर। थैंक यू सी यू टुमारो। तो अनुज कल ऑटस क्लब में मिलेंगे क्या? अभी नहीं है? अब गाबा सर ने अनाउंस ही कर दिया, तो क्या बोलूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल 7:30। हाँ, चलिए कल गाबा सर का बर्थडे मनाएंगे हम, और चलिए। है ना। हाँ, चलिए आगे बढ़ा निमंत्रण जाए। मेरे पास भी था, लेकिन अब क्या करें, अब मैं तो आ नहीं दूरी है, सकता। हाँ। बट हाँ, पर अब जब आऊँगा अब की बार तो पक्का। तो में वैसे हमने वो सब इमोजीज दिखाई, बीरू, श्रेया, इट विल बी अनफेयर अगर इसका हम क्रेडिट ना दें जिन्होंने ये सारी इमोजीज बनाई। ये सारी इमोजीज वैसे हाँ, आपके चहेते एंकर आशीष जी ने बनाई थी, आशीष वर्मा जी ने, सारी की सारी इमोजीज क्या जो। बात है। हाँ, तो इसके लिए तो मैं उसका आज सुबह credit से इमोजी के मैंने, मूड में थे वो। हाँ मैं सुबह क्रेडिट से नहीं लेना emoji के mood चाहता। हाँ, वो अपने क्रिएटिव मोड में थे, तो उन्होंने सारी की सारी वो इमोजीज बनाई, है ना। इंटरेस्टिंग, नाइस। अच्छा, लेकिन आप लोगों की नहीं बनाई। हाँ, ये आप नोट तीनों कर की- लिया मैंने, हाँ। राजेश अग्रवाल जी। हमारी नहीं बनाई। हमारी नहीं बनाई। तीनों नहीं की देखिए, कोई बनाई, ये नहीं, कोई गलत। नहीं, देखिए इसमें मतलब इसमें नंबर नहीं काटते हम उनके। वो इतनी मेहनत की, थोड़ी सी उनकी वीरू बना देंगे, हमारी मतलब श्रेया की और वीरू की, है ना। वीरू आप बना दीजिए उनकी। चलिए राजेश अग्रवाल जी, आपका मिड कैप फंडा। अनुज जी, मिड कैप फंडा के हिसाब से जो स्टॉक मैं देना चाह रहा हूँ, वो पहले भी हमने 2-3 बार मिड कैप फंडा में ही दिया हुआ है, और भी कई बार चर्चा की हुई है। वो है आईटीसी होटल्स का। चौथी तिमाही के शानदार नतीजों के बाद पहली तिमाही के नतीजे भी बहुत शानदार आए, बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई, ऑक्यूपेंसीज अच्छी हुई, एवरेज रूम रेंट में बढ़त देखी गई, डिमांड अच्छी है,
करीब करीब 16% रेवेन्यू में बढ़त थी, एवरेज रूम रेंट में करीब करीब 9% की ग्रोथ थी और ग्रोथ मोमेंटम लगता है कि सस्टेन रहने वाला है क्योंकि डिमांड ट्रैक्शन बहुत अच्छा बना हुआ है। सबसे अच्छी बात 13,469 रूम कीज है इनके अभी इन्वेंट्री, और जो 2030 तक ये 20,000 करने की बात कर रहे हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इनके पास अभी 1800 करोड़ की है, और एफवाई इस साल में जो हमारा अनुमान है कि करीब करीब 2,500 करोड़ का कैश ये जनरेट कर लेंगे आगे आने वाले 2 साल में। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट और जिस तरीके की डिमांड एनवायरनमेंट पूरे होटल इंडस्ट्री में बनी हुई है, मुझे लगता है कि 50,000 के आसपास की मार्केट कैप के साथ ये स्टॉक बहुत सस्ता अभी भी है, बावजूद इसके कि अपने लाइफ टाइम हाई के नज़दीक है। यहाँ से बहुत अच्छे अपसाइड हो सकते हैं। कम से कम 12-18 महीने की आप टाइम होराइज़न रखें और इसमें निवेश करें, तो मुझे लगता है डिसेंट रिटर्न पे बैठे होंगे। जी हाँ, ये राजेश जी की पहले भी कॉल रही है। वाकई अगर आप देखें बहुत अच्छा, अगर आप व्यू शेयर किया था आपने CNBC आवाज़ पर, और अच्छा इस पैसा बना के दिया इसने उस व्यू पे। राजेश जी बताइए क्या देखें वीकेंड पे? अनुज जी, वीकेंड पे अगर आप देखें तो इस बार थिएटर रिलीज बहुत सारी है हालांकि सारी छोटी मूवीज। पहली तो तन्वी द ग्रेट है जिसमें अनुपम खेर, बोमन ईरानी, जैकी श्रॉफ है, लेकिन उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस शुभांगी दत्ता करके एक नई आर्टिस्ट है उसकी आई है, और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि शायद वो अवार्ड भी कहीं ले जाए। इंटरनेशनल लेवल पर इस मूवी की बहुत चर्चाएं हुई है। दूसरी सायारा, जो कि यशराज खेमे से है, आहन पांडे, अनीता पड्डा करके हीरोइन है, दोनों नए न्यू कमर्स है। आहन पांडे चंकी पांडे के भतीजे हैं, तो लेट्स सी वो कैसी हो पाती है। तीसरी निकिता रॉय है, सोनाक्षी सिन्हा की, जो कि बहुत जमाने से एक डिसेंट रिलीज के लिए तरस रही थी। हॉरर स्टोरी है, वो आई है। और चौथी अगेन एक हॉरर स्टोरी है, इंग्लिश, आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर, वो हॉलीवुड की मूवी है, तो वो भी एक हॉरर मूवी है। और पांचवी एक कार्टून मूवी है, स्मर्फ्स करके एनिमेटेड। तो ये 5 रिलीजेस थिएटर में हैं, लेकिन ओटीटी पे एक बड़ा धमाका है। ओटीटी पे अगर आप देखो तो सीक्रेट ऑप्स का सीजन 2 आ रहा है, जिसे दर्शक बहुत जमाने से इंतजार कर रहे थे। रॉ एजेंट हिम्मत सिंह के कारनामे 1 में और 1.5 में हमने देखे, सबको बहुत पसंद आए, और उम्मीद है कि ये भी बेहतर होगा क्योंकि इस बार टेररिस्ट अटैक से हटकर साइबर वारफेयर और एआई थ्रेट्स के ऊपर ये कहानी बनी है, जो कि आज के परिप्रेक्ष्य को दर्शा रही है। तो अच्छे आर्टिस्ट के मेनन, विनय पाठक, प्रकाश राज, साई राज बसिंग, कई अच्छे आर्टिस्ट हैं, वो है। दूसरी भूतनी की ओटीटी रिलीज है। रेड 2 के कारण से भूतनी कोई भी उतना नहीं देख पाया थिएटर्स में क्योंकि लोग कम गए। यहाँ पे मुझे लगता है ये एक हॉरर स्टोरी, कॉमेडी हॉरर स्टोरी कही जा सकती है, जो कि एक कॉलेज में एक पेड़ की पूजा होती है वैलेंटाइन डे को, और उसको लेकर के संजय दत्त और मौनी राय की। तीसरी अगर आप देखेंगे तो कुबेरा, जो कि धनुष की मूवी थी, रश्मिका मंडाना और नागार्जुना की, बहुत ना थिएटर पे अच्छा परफॉर्मेंस किया, उसके बाद ओटीटी पे आ रही है, तो जो लोगों ने रीजनल लेवल पे नहीं देखी अब हिंदी में देख सकेंगे। वीर दास फुल वॉल्यूम स्टैंड अप कॉमेडी है, और स्टार ट्रेक का एक नया सीजन है ओटीटी पे। अब इसमें आप देखो तो 3-4 हॉरर मूवीज है जो श्रेया को अच्छी लगती है, कार्टून मूवी है जो श्रेया को अच्छी लगती है, स्टार ट्रेक है जो श्रेया को अच्छी लगती है। लगता है इस बार सारा कुछ श्रेया के लिए ही। सैटरडे तो पैक्ड है मेरा, संडे सब देखा जाएगा। अजय जी एक बात बताइए, ये आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर, ये वो 98 की फिल्म का एक्सटेंशन है या एकदम नई फिल्म है? 98 में वो फिल्म देखी थी मैंने, बहुत अच्छी फिल्म थी। उसके बाद उसका एक सीक्वल आया था, आई स्टिल नो व्हाट यू डिड लास्ट समर, वो भी मैंने देखी थी। उसके बाद वो आई विल ऑलवेज नो व्हाट यू डिड लास्ट समर, वो तो मैं देख नहीं पाया था, लेकिन ये उसी फ्रेंचाइजी मतलब उसी स्टोरी का कंटिन्यूएशन है या फिर कंप्लीटली न्यू फिल्म है? कंप्लीटली न्यू फिल्म है, उसका सीक्वल टाइप बनाया है इन्होंने, उससे थोड़ा बहुत जोड़ करके नया बनाया है। तो है वही, बट मुझे नहीं लगता कि उतनी कोई बेहतर हो पाएगी जो पिछले दिनों जिस तरीके की वो जो पहली दूसरी हुई थी। उसके बाद तीसरी से थोड़ा सा ढीला पड़ने लगा था फ्रेंचाइजी, और इस बार देखना पड़ेगा कैसा होगा। बट थर्ड वाला भी उतना अच्छा हो नहीं पाया था। ओरिजिनल की बात ही अलग थी, 1998 में जो फर्स्ट फिल्म आई थी। वीरू देखी थी? नहीं। ओके, देखनी चाहिए। आई नो 1998 की वो जो ओरिजिनल फिल्म थी, आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर, बहुत शानदार मतलब फिल्म थी वो, और काफ़ी सस्पेंस वाली फिल्म थी, एकदम एंड में जाके सस्पेंस खुलता है उसमें।
और जैसा कि हॉलीवुड फिल्मों में हमेशा होता है, वो एंड में स्कोप छोड़ ही देते हैं कि सीक्वल आएगा उसका। हॉलीवुड हॉरर बेटर होते थोड़ा बॉलीवुड हॉरर से, इन माय ओपिनियन। हॉरर तो कॉमेडी होता है ज़्यादातर, लेकिन वैसे जब कॉन्ज्यूरिंग आएगी तब उसको देखने जाऊंगा। हाँ, सितंबर में Conjuring। कॉन्जरिंग द लास्ट राइट। आप मैं- इविल डेड देखो मैं- या फ्राइडे द 13th देखो। हाँ, वो भी देखी हुई है। मैं ढूंढ रहा हूँ कोई दोस्त नोएडा में कोई मिल जाए जो मेरे साथ देखे कंजूरिंग। चलेगा ना? अरे अभी तो तो मेरी कभी नहीं भी रहा। हॉरर फिल्म के लिए कभी भी। अच्छा, कॉन्ज्यूरिंग अगर आप 1 देखेंगे ना, वो भी मतलब इतनी शानदार थी, वो 2 उसको मैच नहीं कर पाई थी। नॉर्मली बहुत टफ होता है कि किसी सीक्वल का मैच करना। सिर्फ मेरे ख्याल से इस पूरी मूवी वर्ल्ड में सिर्फ एक सीक्वल थी जो 1 से बेटर थी, वो थी टर्मिनेटर 2। बस टर्मिनेटर 2 थी जो शायद टर्मिनेटर से बेटर थी, और कुछ हद तक द डार्क नाइट जो बैटमैन बिगिंस के बाद आई थी, जो मतलब बस ये 2 फिल्में मुझे याद है जो जिसमें पहले से बेटर था सेकंड मूवी। अनुज जी रैम्बो और गॉडफादर को भूल रहे हैं आप। हाँ, कह सकते हैं वैसे। ऐसे तो खैर कह सकते हैं इसमें, राजेश रॉकी जी। के केस में भी कह सकते हैं। हाँ, चलिए अब एक काम करते हैं। पीवीआर वाला सोचते होंगे कि यार काश हर शख्स राजेश अग्रवाल होता तो आज स्टॉक 10,000 का होता है ना? हाँ बिल्कुल, काश ऐसा होता। चलिए काम करते हैं। ये हमने थोड़ा टाइम पास इसलिए भी किया क्योंकि मार्केट में वैसे ही कुछ बात करने को था नहीं, तो क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, हमारे पूरे पैनल को बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ हैप्पी वीकेंड और एंजॉय करिएगा। गाबा सर, आपको फिर से एक बार जन्मदिन की बहुत बहुत